हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा बोरेक्स बीट टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पी ब्लॉक के ग्रुप 13 का ही पार्ट है। पी ब्लॉक के ग्रुप 13 में भी हमें बोरेक्स पढ़ना है, तो यह ग्रुप 13 का ही पार्ट है और सॉल्ट एनालिसिस का ड्राई टेस्ट जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इस टॉपिक से दो काम होगा, मीन्स इस टॉपिक से सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन भी आपका बनेगा अगर इससे आएगा तो, और ये पी ब्लॉक का सेक्शन है तो उससे भी आ सकता है। इसलिए गौर से देखिए, बोरेक्स बीट टेस्ट होता क्या है। यह बोरेक्स बीट टेस्ट हम लोग करते हैं सॉल्ट का एनालिसिस के लिए। मीन्स अगर हमें किसी मेटल का सॉल्ट दिया हुआ, मान लो सैंपल में दिया हुआ है कॉपर का, निकेल का, गोल्ड का, इसे कोबाल्ट का, आयरन का सॉल्ट दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मेटल का सॉल्ट है। इसी को तो सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। सॉल्ट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने मेटल आयन को, मीन्स उस मेटल आयन जो रेडिकल है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मेटल है, कौन सा मेटल का सॉल्ट है, उसके आइडेंटिफिकेशन को ही सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं, सॉल्ट का एनालिसिस। तो कैसे होगा इसको गौर से देखिए। बोरेक्स में बीट क्या होता है सब कुछ यहां मैं डिस्कस करूंगा। बोरेक्स बीट टेस्ट में करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्लैटिनम के लूप पे, मीन्स प्लैटिनम के वायर का एक लूप लेते हैं, लूप शेप में उसका, प्लैटिनम के वायर पे बोरेक्स को हम लोग डाल देते हैं। मीन्स ये बोरेक्स है, प्लैटिनम वायर पे बोरेक्स को हम लोग रख देते हैं और रख करके ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर तुम लोगों को पता होगा, एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन बर्नर है यह। रॉबर्ट बंसन नाम के साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया था। इसमें हम लोग ये सिंगल फ्लेम वाला बर्नर है, इसमें नेचुरल गैस या हमारा जो कुकिंग गैस है, जो प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर है, उस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस का, मीथेन का भी इस्तेमाल करते हैं और कुकिंग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये हमारा बंसन बर्नर है जिससे हम लोग जब इसको जलाते हैं, जब बर्निंग शुरू होता है तो इसका फुल जब जलता है फ्लेम प्रोड्यूस होता है, फ्लेम है इसका। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि प्लैटिनम के वायर के ऊपर जो लूप शेप में रहता है बोरेक्स को रख देते हैं और हीटिंग शुरू करते हैं। जब हीटिंग करते हैं तो पहले हमारा बोरेक्स स्वेलअप होता है, फूलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वेपराइज होता है। वाटर जब वेपर बनेगा तो स्वेलअप होता है। जिस तरह से आप रोटी पकाते हो तो आटा गूंथने में आपने पानी डाला रहता है, इस रोटी जब पहले फूलता है तो क्या होता है, इससे स्वेलअप हो जाता है। फिर जब उसके अंदर का वेपर निकल जाता है फिर उसका जो रोटी का एक लेयर जो ऊपर उठा रहता है फिर से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। सेम कहानी यहां भी है, पहले हीट करेंगे तो स्वेलअप होता है, स्वेलअप होकर के बाद फिर श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वाटर बाहर निकल जाता है, बस श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक होकर के एनहाइड्रस हमारा बोरेक्स हो गया। एनहाइड्रस बोरेक्स। इसका जब फर्दर हीटिंग हम लोग करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट में और बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो Na2B4O7 है, 2 सोडियम 4 बोरॉन 7 ऑक्सीजन। यहां पे देख लो, दो हो गया, यहां पे हो गया 4 ऑक्सीजन और यहां पे 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन हो गया। यहां पे 2 सोडियम, यहां पे 2 बोरॉन, यहां 2 बोरॉन, मींस Na2B4O7 एकदम बैलेंस रिएक्शन है यह। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। और ये B2O3 हमारा है बोरॉन ऑक्साइड। ये मेटाबोरेट है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर लो आप सब। BO2 माइनस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरेट। लेकिन अगर BO हमारा 3 माइनस है तो इसको बोलते हैं बोरेट। जैसे NaBO3 है, इसको बोलेंगे सोडियम बोरेट। लेकिन अगर NaBO2 है तो बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट, राइट। यह हुआ सोडियम मेटाबोरेट और यह हुआ सोडियम बोरेट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में अपने बोरेक्स बीट टेस्ट में। तो जब इसको हीट कर देते हैं तो यह सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
ये जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग बीड बोलते हैं, इसी को बीड बोलते हैं। सोडियम मेटाबोरेट और B2H3 दोनों को बीड बोलते हैं, बीड। बीड का मतलब क्या होता है? बीड का मतलब पिल होता है, जिस तरीके से टेबलेट रहता है छोटा छोटा, मीन्स एक तरह से मोती बोल सकते हो। बीड का मतलब होता है पिल, या हमारा बॉल जैसे छोटे छोटे बॉल, या पैलेट छोटे छोटे से पार्टिकल को बीड कहा जाता है, मोती जैसा पार्टिकल को बीड कहा जाता है। तो बीड हम लोग दोनों को बोलते हैं, राइट। अब इसी के फॉर्मेशन की वजह से इस एक्सपेरिमेंट करने में, इस हमारे सॉल्ट एनालिसिस का नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट। ऐसा टेस्ट जहां पे बोरेक्स के बीड का इस्तेमाल होता है। अब आगे काम, अब ये जो बोरेक्स बीड हमारा है बना, बीड फ्लेम पे ही बना, मीन्स अब हम लोग गर्म कर रहे हैं, बीड बन गया। अब बीड बन गया, बीड के ऊपर हम लोग फिर अब मेटल सॉल्ट को रखते हैं, जिसका हमें टेस्ट करना है। जैसे मान लो यहां पे हमारा कॉपर है, कॉपर का यहां पे सॉल्ट दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट गिवन है, कॉपर सॉल्ट। अब मुझे इसका आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सॉल्ट है, मुझे, मैं आपको बताया कि कॉपर सॉल्ट यहां पे है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा, किस मेटल का सॉल्ट है, या मीन्स किसका सल्फेट है। हमें इस एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई करना है। तो कॉपर सल्फेट को इस बीड के ऊपर रखते हैं, इन लोग के ऊपर। किसी भी मेटल के सॉल्ट को रखोगे तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन ऑक्साइड में से कोई भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों ही बीड है, अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग रिएक्ट करता है। तो कॉपर सल्फेट को जब हम रखेंगे तो हमारा सोडियम मेटाबोरेट जो है इससे कंबाइंड रिएक्शन करता है और कॉपर मेटाबोरेट फॉर्म करता है। यह हमारा कॉपर मेटाबोरेट फॉर्म हो जाता है और साथ में सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है, Na2SO4। इस कॉपर मेटाबोरेट का कलर ग्रीन होता है। जब ये हॉट रहता है तो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन जब ये हॉट रहता है तो, और जब ये कोल्ड होता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस तरीका से अगर हम लोग उस बीड के ऊपर, जो बीड हमारा हुआ, उसके ऊपर जब हम लोग किसी मेटल सॉल्ट को रखते हैं और मेटल सॉल्ट रखने के बाद उस बीड का कलर हमारा ग्रीन हो जाए, हॉट रहने पे, जब हॉट है तो ग्रीन हो जाए, और जब उसको ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो अगर ब्लू हो जाए तो बोलेंगे कि ये जो सॉल्ट है जिसको बीड के ऊपर रखा गया टेस्ट करने के लिए, ये सॉल्ट हमारा कॉपर का है, मीन्स ये कॉपर का सॉल्ट है। इस तरीका से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस मेटल का सॉल्ट है, मीन्स कौन सा मेटल प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट से एक पहले से सैंपल दिया रहता है कि कॉपर का जो बीड होगा, कॉपर जो मेटाबोरेट फॉर्म होगा उसका कलर क्या होगा, निकेल का क्या होगा, आयरन क्या, पहले से हम लोग को लिस्ट दिया रहता है, जिसको हम लोग को याद रखेंगे और उसी बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही तरीका है और यही बोरेक्स बीड टेस्ट है कि मेटल को हम लोग, मेटल के सॉल्ट को रखेंगे बीड के ऊपर, वो हमारा बीड, वो सोडियम मेटाबोरेट भी बीड है और ये भी दोनों है, दोनों में से कोई भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे हमारे कॉपर के केस में यह किया। अब मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कंपाउंड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, इसको रखेंगे तो हमारा बोरॉन ऑक्साइड जो बीड है B2O3, जब इसको रखेंगे इससे कंबाइंड करेगा और कंबाइंड करके फॉर्म करता है कोबाल्ट मेटाबोरेट। देख लो कैसे हुआ, यहां पे 1 ऑक्सीजन, यहां पे 3 ऑक्सीजन, दोनों का मिलाकर 4 ऑक्सीजन हो गया, यहां पे 2 बोरॉन, तो यहां पे होल 2 हो गया तो 2 हो गया। ये हुआ कोबाल्ट मेटाबोरेट। इसका कलर ब्लू होता है। तो इस तरीका से अगर ब्लू कलर वाला हमारा बीड हमारा ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि जो सैंपल को बीड के ऊपर रखे हैं वो हमारा किसका है, कोबाल्ट का है। तो इस तरीका से हम लोग सबका सभी मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज करके। ओके, लेकिन इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। ये जो हमारा बंसन बर्नर का फ्लेम होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब क्या, वो समझना होगा। फिर से हमारा बंसन बर्नर का जो फ्लेम होता है वो पूरे फ्लेम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट में अलग अलग हीट रहता है, टेम्परेचर रहता है। हॉटेस्ट पार्ट कौन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम आप समझ जाएंगे तब मैं इससे आगे बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर हम लोग किसी मेटल सॉल्ट को रखेंगे तो उसका कलर अलग होगा,
रिड्यूसिंग फ्लेम में रखेंगे तो अलग होगा, हॉट में रखने पे अलग होगा, कोल्ड में रखने पे अलग होगा। मीन्स इसको हम लोग और थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे कई बार जेई मेन यूनिट में आ चुका है, फ्लेम का पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कौन है, रिड्यूसिंग फ्लेम कौन है, कौन हॉटेस्ट पार्ट है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखेंगे पूछ देगा आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो कौन सा कलर आएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में रखेंगे तो कौन सा कलर आएगा। इसलिए सबको हम लोग 1 by 1 करके देख रहे हैं। बंसन बर्नर का मैं 2 अलग अलग यहां पिक्चर लिया हूं, आप यहां देखो। अब जैसे नॉर्मल गैस भी घर पे भी अगर आप गैस जलाते हो, तुम देखना कभी कभी गैस का फ्लेम कभी येलो रहता है, कभी ब्लू रहता है, और मैक्सिमम केसेस में गैस का फ्लेम जो होगा आप देखोगे तो येलो ब्लू दोनों ही रहता है। तो जो फ्लेम बाहर रहता है, बाहर वाला फ्लेम, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। जब भी कंबशन होता है, फ्लेम में हमारा क्या रहता है, कंबशन होता है, कंबस्टाइल गैसेस का। तो कंबशन में ऑक्सीजन जब एक्सेस होगा तो प्रॉपर कंबशन होगा, प्रॉपर कंबशन होगा तो वो जो फ्लेम होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन एक्सेस रहता है। जब फ्लेम में ऑक्सीजन एक्सेस हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जिस फ्लेम में ऑक्सीजन कम रहता है कंबशन में जहां पे, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हुआ जो जनरली ब्लू कलर का रहता है, और ये जो अंदर वाला है ये होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम इसमें होता क्या है कि चूंकि ऑक्सीजन एक्सेस नहीं रहता है, यहां पे अंदर नहीं पहुंच पाता है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो बाहर वाला फ्लेम को ऑक्सीजन पूरा मिलता है। तो इसमें कुछ हमारे जो फ्यूल है, फ्यूल का जैसे हमारा जो भी फ्यूल है, यहाँ पे अगर कुकिंग गैस है तो उसके अंदर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, अगर आपका नेचुरल गैस है तो मीथेन है, तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन रहता है उसका प्रॉपर कंबशन नहीं होता है। तो होता क्या है, कुछ हमारा हाइड्रोकार्बन का कार्बन के फॉर्म में ही रह जाता है। मीन्स यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोकार्बन रह जाता है, कुछ हाइड्रोकार्बन, कुछ कार्बन हाइड्रोकार्बन रह जाता है। उसके वजह से यह कार्बन है मीन्स कोक, और कोक रिडक्शन कर देता है यहां पे कोई भी, इसलिए कोक यहां पर जाए। और कोक आपको पता है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिएंट होता है, कार्बन हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिएंट होता है कोक के फॉर्म में। वो किसी से आराम से ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन लेने वाला क्या होता है, रिड्यूसिएंट होता है। इसलिए कोक यहां पे प्रेजेंट होने की वजह से अंदर वाला जो फ्लेम है वो रिड्यूसिंग फ्लेम कहा जाता है, और बाहर वाले में ऑक्सीजन एक्सेस होने की वजह से उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। इसलिए आप घर पे देखना कोई भी अगर जब येलो, अगर आपका फ्लेम गैस का बर्नर येलो कलर का दिखने लगे, समझिए कि अच्छे से कंबशन नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा गैस प्रॉपर्ली उसका कंबशन नहीं हो रहा है। तो उस केसेस में गैसेस बहुत बर्बाद होता है। और अगर फ्लेम ब्लू है मीन्स प्रॉपर कंबशन हो रहा है। अब ये तो हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम का। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर अगर आप किसी मेटल सॉल्ट को रखोगे तो उसका जो फॉर्म होगा बोरेट, उसका कलर अलग होगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम पे रखोगे तो उसका कलर अलग होगा। उसमें भी हॉट और कोल्ड में भी अलग अलग होगा। तो अब मैं पूरा आपको लिस्ट बनाकर आगे बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किसी मेटल को रखेंगे, मेटल का सॉल्ट को, तो कौन सा मेटल कौन कलर प्रोड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग फ्लेम पे अगर रखा जाएगा मेटल सॉल्ट को तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, बकायदा इसका मैं टेबल बना कर दूंगा, और आपको याद रखना होगा। आप याद रखोगे तभी आपको जेईई मेन के क्वेश्चन को बना पाओगे, नीट के क्वेश्चन को बना पाओगे, एडवांस के क्वेश्चन को बना पाओगे। और रेगुलरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन में, इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, लगभग 4 मार्क्स अभी पढ़ रहे हो आप, और उस तरह से नीट में 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इधर आइए, अभी तो मैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फ्लेम को, लेकिन अगर हॉट की बात किया जाए, मीन्स हीट का बात किया जाए, कितना टेम्परेचर है कौन सा पार्ट का, तो पूरे फ्लेम को 4 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। सबसे जो करीब मीन्स हमारे फ्लेम के जस्ट बॉटम पे जो पार्ट होता है उसको R1 में बोल रहा हूं, उसके जस्ट बाद वाले को R2, उसके बाद वाले को R3, एकदम जो टिप है, पिक है, उसको R4 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे हॉटेस्ट पार्ट कौन होता है, तो हॉटेस्ट पार्ट होता है कि रिड्यूसिंग जो फ्लेम है उसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वही सबसे ज्यादा हॉट होता है। मीन्स
R2 जो सेक्शन है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हॉट यही रहता है, राइट। तो आप याद रखिएगा, टेम्परेचर के बेसिस पे, हॉटनेस के बेसिस पे पूरे फ्लेम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, R1, R2, R3, R4, जिसमें R2 जो रहता है, जो हमारा रिड्यूसिंग फ्लेम के जस्ट ऊपर वाला जो टिप होता है, टॉप पॉइंट, वो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, सबसे हॉट पार्ट यही है, राइट। अब हम लोग यह देखने जा रहे हैं किस तरीका से हमारे अलग अलग मेटल के जो सॉल्ट हैं वो किस तरीका से अलग अलग कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो अब बोरेक्स बीट टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों फ्लेम में किस तरह से होता है, आप गौर से देखो। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो या रिड्यूसिंग फ्लेम हो, ये तो दो मेटाबोरेट दोनों में फॉर्म होगा। जैसे कॉपर सल्फेट हमारा है, हिट किया गया, एक तो मैं डायरेक्ट बताया था इससे पहले कि कॉपर सल्फेट सोडियम मेटाबोरेट से कंबाइन करके कॉपर मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर का, ये भी होता है। और एक किस तरह से होता है, कॉपर सल्फेट पहले हिट होने के बाद क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। और एक कॉपर ऑक्साइड जो हमारा है वह बोरॉन ऑक्साइड वाले बीट से रिएक्शन करके कॉपर मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है। मतलब कॉपर हमारा कॉपर सल्फेट के फॉर्म में सोडियम मेटाबोरेट से डायरेक्टली रिएक्शन करके कॉपर मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर का। और कॉपर सल्फेट अगर हीट होने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्साइड जब बन जाता है तो वह बोरॉन ऑक्साइड वाले बीट से कंबाइन करके कॉपर मेटाबोरेट प्रोड्यूस करता है। मींस कॉपर मेटाबोरेट दोनों ही केसेस में प्रोड्यूस होता है। कॉपर सल्फेट डायरेक्टली सोडियम मेटाबोरेट से कंबाइन करे या कॉपर सल्फेट का कॉपर ऑक्साइड बोरॉन ऑक्साइड से कंबाइन करे, दोनों केस में कॉपर मेटाबोरेट ही प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये तो होगा ही, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो या रिड्यूसिंग फ्लेम हो, बीट से रिएक्शन करने के बाद मेटाबोरेट तो मेटल फॉर्म करेगा ही, राइट। ये क्लियर हो गया। ब्लू कलर का प्रोड्यूस होता है, जब कोल्ड रहता है तो ब्लू होता है कलर इसका कॉपर का, या हॉट कर दोगे तो ग्रीन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब अगर फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग है तब तो यही रह जाएगा, लेकिन अगर फ्लेम रिड्यूसिंग है तो क्या होगा, मेटाबोरेट फॉर्म होने के बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा तो मेटाबोरेट फॉर्म होकर के स्टॉप हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। बट इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर। अब फर्दर क्या होगा कि ये कॉपर मेटाबोरेट जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपके रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कोक है, मैं बताया था रिड्यूसिंग फ्लेम में हमारे का हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर कंबशन नहीं होने की वजह से कुछ कार्बन ही बचा रह जाता है, जो कोक रहता है। ये जो कोक है ये रिनाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यह रिडक्शन करता है और रिड्यूस करके हमारे मेटल का जो बोरेट है उसको, जैसे क्यूप्रिक बोरेट है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मेटाबोरेट पे -1 चार्ज रहता है, 2 मेटाबोरेट तो 2- तो कॉपर +2 हो गया, तो इसको रिड्यूस करके कॉपर +1 बना देता है। यह हमारा कॉपर यह है क्यूप्रिक मेटाबोरेट और ये हो गया क्यूप्रस मेटाबोरेट। क्यूप्रस क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 हो गया, क्यूप्रस मेटाबोरेट। और इस क्यूप्रस मेटाबोरेट कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, राइट। और साथ में बोरॉन ऑक्साइड और जो कोक यहां पे था वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीका से रिड्यूसिंग फ्लेम में आपका जो ये मेटाबोरेट जो ब्लू कलर का था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। एक और एक कोक इस तरह से भी रिड्यूस करता है और इस तरह से भी करता है। मीन्स हमारा जो कोक है वो कॉपर मेटाबोरेट को, मतलब क्यूप्रिक मेटाबोरेट को क्यूप्रस मेटाबोरेट में भी कन्वर्ट करता है और हमारा कोक कॉपर क्यूप्रिक मेटाबोरेट को मेटालिक कॉपर में भी रिड्यूस करता है, ऐसा भी कर सकता है। और फिर मेटालिक कॉपर में रिड्यूस कर दिया और बोरॉन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर मेटालिक कॉपर में रिड्यूस कर देगा हमारा कोक तो उस केस में कलर जो हमारा होगा इस बार कलरलेस नहीं होगा, कि कॉपर का अपना खुद रेड कलर होता है, कॉपर रेडिश कलर का होता है, रेडिश ओपेक्यू करके, मींस रेड भी रहता है थोड़ा धुंधला भी रहता है। ओपेक्यू का मतलब हुआ है जिसको धुंधला रहता है, जो पारदर्शी नहीं रहता है, मींस जिसको क्लियरली आप नहीं, उसका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो रेड कॉपर के प्रोडक्शन की वजह से रेड कलर प्रोड्यूस होता है
और ओपेक्यू भी रहता है। मींस हमारा रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर का मेटाबोरेट कलरलेस भी हो सकता है और ओपेक्यू भी हो सकता है, रेडिस कलर का ओपेक्यू भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीका से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में इफेक्ट होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो या रिड्यूसिंग फ्लेम हो, मेटाबोरेट दोनों फॉर्म में फॉर्म होगा, लेकिन जब फ्लेम रिड्यूसिंग होगा तो फर्दर रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो जाता है, और अगर फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग हुआ तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब आपको पूरा लिस्ट याद रखना होगा कि कौन से मेटल का सॉल्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन कलर प्रोड्यूस करता है, रिड्यूसिंग में कौन कलर प्रोड्यूस करता है, तभी आप परफेक्टली आंसर कर पाओगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4-5 ही मेटल का पूछता है एग्जाम में, उसी को मैं लिस्ट में दे रहा हूं और आप उसको ही याद रखना। ओके, तो हम लोग लिस्ट अब देख रहे हैं। कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, मैं टेबल बना दिया हूं। ये मेटल है इस कॉलम में, यह हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यह हॉट है, एक कोल्ड है। रिड्यूसिंग फ्लेम का हॉट कोल्ड। शुरू करते हैं कॉपर से। कॉपर मेटल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के हॉट जब रहेगा तो ग्रीन कलर शो करेगा, जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड हो जाएगा तो ब्लू कलर हो जाएगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर हॉट रहेगा तो कलरलेस रहेगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में जब कोल्ड होगा तो ब्राउन रेड ओपेक्यू हो जाएगा। मीन जब हॉट रहता है तो क्यूप्रस के फॉर्म में रहता है, जब कोल्ड होता है तो कोक और उसको रिड्यूस करके मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैं रिएक्शन में आपको बताया था। आयरन हमारा जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होगा तो ब्राउन येलो कलर शो करेगा, हॉट होगा तो। जब कोल्ड होगा तो पेल येलो मीन्स फेंट येलो, लाइट येलो। रिड्यूसिंग फ्लेम में बोटल ग्रीन, हॉट कोल्ड दोनों में सेम कलर मीन्स बोटल ग्रीन मीन्स ग्रीन। क्रोमियम हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और सारे फ्लेम में ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। कोबाल्ट रिड्यूसिंग हो, ऑक्सीडाइजिंग हो, हॉट हो, कोल्ड हो, सब में ब्लू ही रहेगा। मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट होगा, हॉट में। जब कोल्ड होगा तो एमेथिस्ट रेड कलर होगा, मीन्स नीलम जैसा होता है, मीन्स रेड धुंधला टाइप का रेड रहता है। नीलम जो हमारा जेमस्टोन रहता है उसके कलर जैसा दिखता है। और ये रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे कलर का दिखता है। निकेल का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट रहेगा तो वायलेट, कोल्ड रहेगा तो ब्राउन, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे कलर का होता है, राइट। अब इस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। एक क्वेश्चन में जो मैं 24 में जो क्वेश्चन आया है वो डिस्कस मैं कर रहा हूं आपसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो बोरेक्स बीट टेस्ट पे और जेई मेन 24 में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर हॉट कंडीशन ए मेटल सॉल्ट वन फ्रॉम द गिवन, मीन्स ए गिवन मेटल इतना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर, निकेल, मैग्नीज, आयरन, इसी में से किसी मेटल का सॉल्ट है। इज हीटेड एट पॉइंट बी ऑफ द फ्लेम, resulted in a green color salt bid, then a spin only magnetic moment value of the salt is dash bm। तो सबसे पहले स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको मेटल पता होना जरूरी है। कौन सा मेटल है, आयरन है कि आयरन है कि मैग्नीज है कि निकेल है कि कॉपर है। उसके लिए यहाँ पे फ्लेम दिया हुआ है, फ्लेम दिया हुआ है, फ्लेम में बी और ए पॉइंट दिया हुआ। मैं अभी आपको बताया हूं कि जो बी पॉइंट है यही हमारा क्या होगा, हॉट पॉइंट है। ए तुम्हारा जो टिप हो गया, टॉप हो गया, यहाँ बेस पे यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पे जो सेक्शन रहता है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, हॉट पॉइंट यही होता है। तो बी हमारा हॉट पॉइंट हो गया, राइट। हॉट पॉइंट, हालांकि यहाँ पे हॉट पॉइंट का वैल्यू नहीं है, बी हमारा रिड्यूसिंग पॉइंट होगा, रिड्यूसिंग। हॉट तो है, रिड्यूसिंग हुआ, क्योंकि मैं बताया कि आउटर जो होता है फ्लेम का ऑक्सीडाइजिंग होता है और जो नीचे वाला रहता है वो रिड्यूसिंग होता है। तो बी पॉइंट रिड्यूसिंग हुआ और ए ऑक्सीडाइजिंग हुआ। मींस हमें इस बार रिड्यूसिंग फ्लेम का टेस्ट देखना है, रिड्यूसिंग फ्लेम का कलर देखना है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आयरन जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो वह कितना मतलब ढंग का क्वेश्चन है। मींस आप कॉन्सेप्ट देखो, फ्लेम दे दिया, अगर जिसको यही पता नहीं है कि बी पॉइंट रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है, वो आंसर कैसे कर पाएगा।
इसलिए आपको पता होना बेहद जरूरी है कि फिल्म का पोजीशन क्या है। तो नीचे है ये रिड्यूसिंग है, ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग होता है। मैं बताया हूं आउटर पार्ट जो फिल्म का होता है ऑक्सीडाइजिंग होता है, अंदर वाला रिड्यूसिंग होता है। तो बी पे कह रहा है, मिस रिड्यूसिंग पे कह रहा है। तो रिड्यूसिंग का ग्रीन कलर किसका होता है? आयरन का होता है। आयरन ही बोटल ग्रीन प्रोड्यूस करता है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आयरन हमारा Ap3+ का वो सॉल्ट होगा। फेरिक ऑक्साइड का जो सॉल्ट होता है वही हमारा ग्रीन कलर का रहता है। Ap3+ का हो गया सॉल्ट। और पता चल गया अब हमारा Ap3+ सॉल्ट है। तो Ap3+ में देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन का मतलब सॉल्ट का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब मेटल का निकालना है, क्योंकि मेटल का ही पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जो हमारा कटायन होता है उसके पास। तो ये हमारा जो फेरिक सल्फेट है, कोई भी हमारा फेरिक आयन है, इसमें देखना है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6, 4s2 ये होता है। अब Fe+3 है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बाहर से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल का सबसे पहले निकलेगा। तो 2 4s का निकल गया, उसके बाद एक d का निकल जाएगा, तो d में 5 हो गया। अब हमें देखना है कि Fe3+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहां तक फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, इसलिए यहां तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो भी अनपेयर्ड होगा वो तुम्हारा 3d5 में होगा। d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों का पांचों अनपेयर्ड होगा, क्योंकि d ऑर्बिट सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है। और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके फिल होता है, सब में जब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब पेयरिंग होगा। इसलिए हमारे Fe3+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 3 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर जब 3 पता चल गया तो हमें निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μs √n × n+2bm। तो पुट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर 3 है तो 3 × 5 मीन्स √15 bm। इसका रूट निकालोगे आप तो म्यूएस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.83 आता है लगभग। तो बोला नियरेस्ट इंटीजर तक का वैल्यू लिखना है, क्वेश्चन में था। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा म्यूएस हमारा 4। ओके जी। तो इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, दूसरे को बताइए भी। ओके, थैंक यू।